नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पुराने साल की बहुत सारी प्रवृत्तियों, रीतियों, नीतियों, प्रतिरोधों, संघर्षों, जुड़ने-जोड़ने और बटेंगे कटेंगे नारों के साथ नया साल हमारे सामने हाजिर है। पूछा जा सकता है कि फिर नए साल में नया क्या है? तो इसका जवाब ये है कि नए साल में नई घटनाएँ हैं, जो नई संभावनाओं को जन्म देंगी। पुरानी प्रवृत्तियाँ नए रूप रंग ग्रहण करेंगी, बटेंगे-कटेंगे से लड़ने के लिए नई एकताएँ होंगी, नए गठजोड़ बनेंगे और नए संघर्ष आकार लेंगे। प्रतिरोध के नए-नए औजार खोजे जाएँगे। जाहिर है कि शोषण और दमनकारी सत्ताएँ भी नई ताकत से हमला करेंगी। वे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या वर्चस्व को बढ़ाने के लिए नए-नए छल-छद्म करेंगी, अपने हथियारों की धार तेज करेंगी, नए-नए मुखौटे तलाशेंगी। जाहिर है कि इन सन 2025 में 2024 की लड़ाई और भी शिद्दत से आगे बढ़ेगी। लेकिन कैसे बढ़ेगी? कौन-सी संभावित प्रवृत्तियाँ और घटनाएँ हैं, जो इस लड़ाई में हवी देंगी? वे कौन से किरदार हैं? कौन से दल और संगठन हैं? कौन से नेता हैं जो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? अगर इसे और भी सरल शब्दों में पूछा जाना हो, तो कहा जा सकता है कि मोदी योगी और उनकी राजनीति क्या मजबूत होगी या राहुल गांधी और खड़गे ने जिस तरह से उनका रथ रोका था, वो आगे भी दोहराया जाएगा? क्या कांग्रेस का गांधी अम्बेडकरवाद बीजेपी के सावरकर गोडसेवाद पर हावी होगा? इस साल होने वाले दिल्ली और बिहार के चुनाव राजनीति को किस हद तक प्रभावित करेंगे? क्या नीतीश कुमार की अस्थिर मानसिकता मोदी सरकार को खतरे में डाल सकती है? क्या कोई ऐसा मुद्दा भी खड़ा हो सकता है जो नायडू को सरकार से हटने के लिए मजबूर कर दे? ये वे चंद सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नए साल की जी, ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। जी, जी, आप जी। जी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि हालाँकि कोई संधि ऐसी समय नहीं होता है कि ये 2 फाँक में आप बाँट दें कि ये 31 दिसंबर के बाद का भारत दूसरा होगा और उसके पहले का भारत दूसरा था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं इस साल में, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप इस पूरे 1 साल को 31 दिसंबर 2025 तक के साल को किस तरह से देख रहे हैं राजनीति की दुनिया में शेप लेते? देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें कही है 2025 को लेकर। मैं 2025 के साल को बहुत ही क्रूशियल मानता हूँ भारत की राजनीति के लिए। इसमें बहुत सारी घटनाएँ होने वाली हैं जो सत्तारूढ़ दल है, उसको भी प्रभावित करेंगी और सबसे ज़्यादा विपक्ष को करेगी। इस 2025 का जो साल है मुकेश जी, वो विपक्ष के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो 2025 के जिनको मैं मानता हूँ, वो रहेंगे अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। 2025 की जो पूरी राजनीति है, उसका अरविंद केजरीवाल के इर्द-गिर्द 2025 के पहले 4, 5, 6 महीने केंद्रित रहेंगे और जून के बाद की जो पूरी राजनीति है वो नीतीश कुमार के हवाले रहेगी। उसका दोनों का कारण ये है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, वो पूरे विपक्ष को प्रभावित करने वाली है और जो नीतीश कुमार की राजनीति है, वो एनडीए को प्रभावित करने वाली है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि केजरीवाल कितनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कितने डरे हुए हैं और उन्होंने अपने हमले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बढ़ा दिए हैं और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है भागवत को, उसका जो लब्बे-लुभाव है वो ये है कि वो भागवत से मदद माँग रहे हैं।
जीतने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली चर्चा में शायद ये बात कही थी, या मैंने लिखा था आर्टिकल में, कि भागवत के सामने चुनौती है वो कि वो दिल्ली में बीजेपी को हरवा दें। अगर उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में जितवाया है, अगर वो मोदी से उनकी नाराजगी है, तो उनके सामने मौका है। आपने देखा होगा कि मैंने कहा भी है पहले कि केजरीवाल ने अपने पूरे कार्यकालों के दौरान मेरे कभी सवाल आरएसएस है की आलोचना। श्रवण जी, दिल्ली, एक सवाल है, क्या दिल्ली इतना महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिहाज से? क्योंकि वहां एक अभी तो ये मान के चला जा रहा है कि केजरीवाल चुनाव जीत लेंगे, भले ही 10 20 25 सीटों का हेर फेर हो जाए, चुनाव तो वो जीत रहे हैं। क्या ये इतना राष्ट्रीय राजनीति पर इसका इतना प्रभाव पड़ेगा? केजरीवाल इस हद तक मजबूत हो जाएंगे कि वो विपक्षी एकता और गठबंधन और इंडिया को प्रभावित कर पाए? बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे मुकेश जी, और वो जीत पाए। आप कह रहे हैं जीत जाएंगे, मेरा मानना है कि शायद न भी जीतें। उनके सामने बहुत बड़ा संकट है जीतने का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती हैं कि वो जीतें। आप इसमें ये देखिए, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक आदमी जो मोदी जी की नाक के नीचे पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहा है, और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे कभी अभी बने तो। पहली बार तो बहुत कम दिनों के लिए बने थे वो, फिर 2 बार उन्होंने बने। वो ये दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण है, और केजरीवाल महत्वपूर्ण है। केजरीवाल अगर जीत गए तो पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देंगे वो, क्योंकि केजरीवाल में इतनी क्षमता है कि वो विपक्ष की पूरी राजनीति को बदल देंगे। अगर वो जीत गए तो वो ममता बनर्जी, शरद पवार और ये तमाम लोग जो हैं मिलके पूरी विपक्ष को हिला देंगे। मतलब ये पूरा जो केजरीवाल अगर जीत गए तो वो राहुल गांधी को आइसोलेट कर देंगे। मतलब ये एस्टेब्लिश होगा कि मोदी का मुकाबला राहुल गांधी नहीं कर सकते, केजरीवाल करेंगे। क्योंकि केजरीवाल का जीतना बहुत बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। ये दिल्ली चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो पर्सनैलिटीज के बीच में है, और वो एक बहुत ही बड़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी हैं केजरीवाल। कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीने का प्रोविजन किया। वो क्यों किया? वो ये किया कि ग्रंथियों के लिए इसलिए किया कि 1984 के दंगों के कारण जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मंदिरों के लिए इसलिए किया कि वो बीजेपी का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्राओं का पहले कर चुके हैं, वो जारी है उनका। लाडली बहना योजना जैसी जो योजनाएं वो चलाना चाहते थे, या जिस पर अभी रोक लगी है, दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का जो पूरा, उन्होंने वो बीजेपी का एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों को चुरा लिया उन्होंने। और आप देखिए कि किस तरह से वो पूरे के पूरे एक वेंजेंस के साथ, मतलब उन्होंने माकन पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी का से मिले हुए हैं, और संजय सिंह जो कि एक अलग किस्म के नेता माने जाते थे, उन्होंने और आतिशी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया ब्लॉक, अगर कांग्रेस ने अजय माकन को नहीं हटाया तो वो इंडिया ब्लॉक को हटा देंगे, इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को हटा देंगे। आप कल्पना कीजिए कि केजरीवाल किस लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी ये जो पूरा का पूरा साल है 2025 का,
इसमें कोई योगी का फैक्टर नहीं है, इसमें और कोई फैक्टर नहीं है। ये पूरा का पूरा दो चीज़ों पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो वो पूरी विपक्ष की राजनीति को कांग्रेस से छीन लेंगे पूरे के पूरे, और एक नया आप पोलराइजेशन विपक्ष में पाएंगे जिसके कुछ नए किस्म के नेता और नया ब्लॉक उभरेगा। दूसरा ये कि नीतीश कुमार को यहाँ एक प्रश्न है श्रवण जी, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के इस साल बिखरने की पूरे आसार हैं। बशर्ते मतलब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बनना चाहती हैं, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहती हैं। शरद पवार, अखिलेश, ये तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उद्धव भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं है, न उद्धव है, न शरद पवार है, न अखिलेश है, न ममता है, और अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। तो ये एक बड़ा विपक्ष की एकता के लिहाज से बड़ा डिसाइसिव, क्योंकि ममता बनर्जी अगर प्रतीक्षा कर रही हैं किसी चीज की तो वो अरविंद केजरीवाल के जीतने की कर रही हैं, और अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो जीत आम आदमी पार्टी और दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल के मुकाबले एक बड़ा नेता जो एम्बिशियस है, अपनी राजनीति में क्रूरता की किसी भी सीमा तक विपक्ष के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति जा सकता है, और जो बड़े डिसाइसिव तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ संघर्ष कर रहा है। तो आप किसी भी राज्य में नहीं पाएंगे कि कोई मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत हो कि वो राज्यपालों के साथ या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ इस तरह से खुलेआम पंगा ले या संघर्ष करे। तो केजरीवाल राजनीति में एक नए किस्म का उग्रवाद केजरीवाल ने पैदा किया है, और केजरीवाल अगर जीत जाते हैं दिल्ली में तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौती बनेंगे। अगर आरएसएस मदद कर देता है केजरीवाल की कि केजरीवाल जीत जाए, मतलब आरएसएस सिर्फ इतना कर दे कि वो दिल्ली के चुनाव में बीजेपी का के लिए काम नहीं करे, तो भी उसका बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। तो जो मैं मान रहा हूँ कि जो शुरू के 4 महीने 5 महीने हैं, वो 6 महीने 5 महीने 6 महीने, वो देश की विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। केजरीवाल अगर जीत गए तो उसका बिहार पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, पर हम बिहार को इंडिपेंडेंटली भी अगर देखना चाहें तो ये है कि नीतीश कुमार को नाराज किया है अमित शाह ने शुरू में ये कहकर कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो पूरा मामला है वो अभी हम बाद में देखेंगे या तय नहीं। और फिर जब नीतीश कुमार ने नाराज हो गए तो फिर पूरी की पूरी बीजेपी घबरा गई, और नीतीश कुमार को जोड़ने के लिए यानी गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार और नायडू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए उनके कामों के चलते। तो ये नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी जो है बहुत लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ही जब तक योगी हैं तब तक बहुत ही एक खतरे की घंटी बन गया है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए खासकर, कि जितना लॉस हुआ है यूपी में वो अगर अगली बार भी कायम रहता है और बिहार भी चला जाता है, अगर आप छोटा सा गणित लगाएं तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और मतलब यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ये केवल 3 सीट स्टेट मिला लें 208 सीटें हैं, जो कि बहुत बड़ी सीटें हैं। और इसमें बीजेपी की स्टेट्स मिला लें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वो 91 सीटें हैं। इसका मतलब है 300 सीटें तो ये हैं जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल हैं, मतलब उनको दक्षिण विंध्य के पार जाने की जरूरत नहीं है। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये जो पीरियड है 2025 का, इसमें
विपक्ष की राजनीति सत्तारूढ़ दल के ऑलरेडी 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी बहुत कमजोर हो गए हैं, मतलब डोमेस्टिकली भी कमजोर हो गए हैं और इंटरनेशनली भी कमजोर हो गए हैं। और अभी जो नई चीज जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि ऑर्गेनाइजर का अगर आपने पूरे विवाद को फॉलो किया हो तो पहले तो उन्होंने भागवत साहब के कहे को, भागवत की डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से निगेट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो मंदिरों के नीचे ज़रूरी है वो जो पहचान करना सिविलाइजेशन के लिए। और बाद में उन्होंने जो एडिटर है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हम तो भागवत के साथ हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच में कि बीजेपी को हिंदुत्व का कितनी हद तक, किस हद तक उपयोग करने दिया जाए हिंदू सेंटिमेंट्स का या मंदिर के मुद्दे का। और अब भागवत उसको एक लंबी रोक देने के पक्ष में नहीं है कि बीजेपी को वो चाहते हैं कि आप अपना कोई विकास का मुद्दा है या दूसरा मुद्दा है। उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की प्रोसेस शुरू हो गई है। इस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने की ये है कि संघ का आदमी कैप्चर करता है, बनता है, या भागवत का समर्थक बनता है, या मोदी शाह जी की जो समूह है उनका कोई आदमी बनता है। ये जो पूरा 2025 का साल है वो 2029 की फाउंडेशन को खड़ा करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें विपक्ष के लिए भी हैं कि जो विपक्ष किस तरह का अब इमर्ज होने वाला है। आपने जो ये पूरा परिदृश्य दिखाया है इसमें कांग्रेस और राहुल, क्या उनके लिए कोई बहुत गुंजाइश है, या वो अब ये चूंकि इन चुनाव में, दोनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए क्या वो केंद्र से परिधि पर आ रही है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुझे अब नजर आ रही है वो कांग्रेस को हम दो हिस्सों में अगर बांट कर देखें कि एक कांग्रेस जो पार्लियामेंट की कांग्रेस है और एक कांग्रेस जो सड़क की कांग्रेस है, कॉन्फ्रंटेशन की कांग्रेस है, दोनों में बड़ा फर्क है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस को मैटर करना चाहिए वहाँ मैटर नहीं कर रही है। मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी जो एक्साइज घोटाला जिसकी चीजें सामने आई हैं वो तो ये भयानक है। वो 1,500-2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, एक्साइज घोटाला भूपेश बघेल के जमाने का। और उसमें जो माना जा रहा है, जो ईडी ने कार्रवाई की है जो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर थे उनके खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ, तो उसमें ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें भूपेश बघेल और कांग्रेस को पूरी जानकारी थी। तो ये जो छत्तीसगढ़ का घोटाला है ये दिल्ली के शराब घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला उभर कर आने वाला है। तो कांग्रेस इस समय मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मतलब कि कोई बहुत फ्रंट रो में या आगे से हेड ऑन करने की कोई उसकी फील्ड में ताकत हो। मतलब मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में तो ठीक है, आपके पास 900 मेंबर हैं और प्रियंका गांधी है तो आपने एक डिफेंस पर सरकार को खड़ा कर दिया। सवाल ये कि मैदान में कांग्रेस कहाँ है, या जैसे अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है दिल्ली में अगर आप पूछें तो, या बिहार में नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं या तेजस्वी जिस तरह से कर रहे होंगे, कांग्रेस कहाँ है वहाँ।
या यूपी में कांग्रेस कहाँ है, मतलब यूपी में ठीक है जितना है उतना है। तो इस लिहाज से पूरा का पूरा कांग्रेस को मैं अभी थोड़ा सा ये जो सवाल है, मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव से ये चीज तय होगी कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की पोजीशन क्या रहती है। क्योंकि मैं इनका पूरा जो मामला है केजरीवाल का, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये में ये कि वो बीजेपी को भी ध्वस्त करना चाहते हैं और कांग्रेस को भी करना चाहते हैं। और संघ से उनके जो जिस तरह के भी वैचारिक सहमति है या जो भी है, वो एक अलग मुद्दा है। तो केजरीवाल की जो मुख्य आपत्ति या विरोध है वो मोदी शाह से है और किसी से नहीं है बीजेपी में। पूरा का पूरा आप वो पूरी की पूरी इनकी जो विचारधारा है, जी। मतलब उन्होंने ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 की का प्रोविजन किया, पर एक मैसेज दिया कि मैं अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हूँ, पूरी तरह से नहीं। जो शाहीन बाग के जमाने से या दिल्ली दंगों के ज़माने से या जामिया के ज़माने से या जेएनयू के ज़माने से जो चला आ रहा है, उस पर उन्होंने मोहर लगाई। और दूसरा ये कि कांग्रेस को धमकी देने के मामले में कि इंडिया ब्लॉक से हम आपको बाहर कर देंगे, उन्होंने संजय सिंह का उपयोग किया। जो संजय सिंह आमतौर से कांग्रेस के पक्ष में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर खड़े दिखते हैं, राहुल गांधी के साथ फोटो में दिखते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये किया कि उन्होंने संजय सिंह से कहा आप कांग्रेस पर हमला कीजिए, जिससे ये तो अगर राघव चड्डा और संजय सिंह कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के साथ या सिंपैथाइजर्स के रूप में खड़े आते हैं, तो केजरीवाल ने उस विचारधारा को या उस थॉट को भी डिमोलिश कर दिया। जी। नटशेल में अगर हम अपनी बात करें तो मैं 2025 के साल को मोटे तौर पर केजरीवाल और नीतीश कुमार का साल इसलिए मानना चाहूँगा कि 2025 के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली और बिहार का के चुनावी नतीजे संचालित करेंगे या प्रभावित करेंगे। और फिर 3 साल तक पूरे देश की पॉलिटिक्स को ड्राइव करेंगे, 26, 27, 28 में। क्योंकि इस दौरान अब कोई चुनाव नहीं बचे। अब जो चुनाव होंगे वो या तो बंगाल के चुनाव हैं या साउथ में चुनाव हैं, इस तरह के चुनाव बचे हैं। मतलब जी, फिर ये 2027 का यूपी का चुनाव है जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उसके पहले मैं ये सवाल करना चाहता था आपसे कि एक जो गांधी अम्बेडकरवाद की राजनीति है और उसके बरक्स सावरकर गोडसे की राजनीति है। ये जो पिछले साल 2024 में हमने संघर्ष को तीव्र होते हुए देखा, क्या इस साल उस तरह से होगा वो संघर्ष? या आपको लगता है कि वो ये 2 चुनावों की हलचलों के बीच हाशिए पर होगा? नहीं, वो हाशिए पर होगा, खत्म हो जाएगा। वो बड़ा एकेडमिक संघर्ष है मुकेश जी। उसका कोई, देखिए, आम जनता में इन मुद्दों को लेकर कोई इको नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि अंबेडकर का मुद्दा और कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा अगर महाराष्ट्र के चुनाव को भी प्रभावित नहीं कर पाया, जो कि जहाँ की उसको करना चाहिए था, रिजर्वेशन के मुद्दे पर, मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पर, या अभी एक डेथ हो गई एक दलित की वहाँ महाराष्ट्र में परभणी में, कस्टडी में हुई वो डेथ। तो पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा महाराष्ट्र में या तमाम जगह कम्युनलाइज कर दिया गया है कि ये तमाम मुद्दे, एक तो क्या है, इस इन मुद्दों के पीछे सिंसियरिटी का अभाव है। मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो एक कमिटमेंट के तौर पर इन चीज़ों को ले जाना चाहते हो आगे। ये जो कांग्रेस ने भी जो उठाया है वो बहुत एक नारे के रूप में ज़्यादा दिखता है, बजाय इसके कि वो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित हैं।
मतलब वो जैसा तय कर देते हैं वो कांग्रेस उसी दिशा में चलने लगती है। कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहें तो उसका कमिटमेंट किस चीज़ों की तरफ है वो हमको, जैसे अगर हम बीजेपी में अगर ये चीज़ ढूंढें तो हमको पता है कि वो लोग किन चीज़ों पर चल रहे हैं या जी संघ किन चीज़ों पर चलना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब आप अचानक से देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति आक्रमण कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं, मस्जिदों पर हमले कम हो गए हैं। जब से ये तो, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से भी कम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कौन मानता है? मतलब ये जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ मानते हैं? वो तो अज्ञात लोगों के खिलाफ हमेशा मुकदमे दर्ज होते हैं। तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ा डिटरेंट नहीं है। वो डिटरेंट सिर्फ ये है कि ऊपर से क्या कहा जा रहा है कि हमको क्या करना है कि नहीं करना है। तो वो कुछ हद तक काम करता है। जैसे भागवत जी ने जो कहा तो उस पर जो संत समाज की क्या रिएक्शन आई, उन्होंने कहा कि जो एजेंडा है हम तय करेंगे, वो कोई भागवत साहब थोड़ी तय करेंगे, हम जो कहेंगे वो संघ को मानना है और वो वीएचपी को भी मानना है। तो ये एक जो बड़ा डिवीजन 2025 में हम देखने जा रहे हैं या देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत बहुत बड़ा डिवीजन इस चीज को लेकर होता है कि नहीं, कि हिंदुत्व को किस हद तक आगे ले जाया जाए, हिंदुत्व के एक्सट्रीमिज्म को किस हद तक ले जाया जाए। और संघ जो अब कह रहा है कि हमको नहीं बढ़ना है आगे इस मामले में, तो वो भागवत साहब जो कह रहे हैं उसको बीजेपी एक्सेप्ट करती है कि नहीं कर, क्योंकि बीजेपी अगर भागवत के कहे को एक्सेप्ट करती है तो फिर बीजेपी के पास अपना खुद बताने को, शो केस करने को कुछ नहीं है कि वो किस दम पर पोलराइजेशन करेगी, मतलब हिंदू वोट को पोलराइज कर। तो इसमें एक चीज ये मानी जा सकती है कि भागवत का इंटरेस्ट मोदी को जिताने में इस हद तक नहीं है कि वो सोसाइटी को पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहे। ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो आप देख रहे हैं, जो डिबेट भी चल रही है, आर्टिकल्स भी देख रहे हैं कि भागवत अभी गायब नहीं हुए हैं डिबेट से। जी और भागवत ने कोई नई चीज ऐसी कही भी नहीं है पिछले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में, खासकर ज्ञान व्यापी के बाद से, कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मतलब अब वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है या मुसलमानों की बढ़ रही है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं। तो कुछ कुछ हम लोगों को पता नहीं है, कुछ गंभीर चल रहा है। जी। और जो 2025 की पूरी राजनीति को मेरे ख्याल से बहुत चीजें प्रभावित करने वाली हैं। जी। क्या आपको लगता है कि इस साल मोदी सरकार के लिए अंदर से या बाहर से कहीं से खतरा है, मोदी के लिए खास तौर पर? जो अंदर के विभाजन है, जो अंदर के दबाव हैं, 75 के साल के वो होने जा रहे हैं इस साल। 100 साल आरएसएस के भी होने जा रहे हैं इस बार। और नीतीश कुमार जिस तरह से कभी नरम कभी गरम दिखते हैं, उनकी पलटियां खाने की भी बातें चल रही हैं, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। इसमें कहीं कोई अस्थिरता वाला कोई फैक्टर आपको कहीं दिखता है बंद शेप लेता हुआ? देखिए, दो चीजें आपने कही, नीतीश कुमार और मोदी दोनों अलग अलग हैं। नीतीश कुमार को मीडिया में जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। नीतीश कुमार उतने योग्य नहीं है कि उनको इतना महत्व मिले, क्योंकि वो उनकी राजनीति अब लगभग खत्म हो चुकी है और वो विधानसभा में हो जाएगा, तय हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू को बीजेपी ने डिवाइड कर दिया पूरी तरह से। पार्लियामेंट में भी कर दिया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मतलब वो जो जेडीयू किसी समय नीतीश कुमार के कमान में था या नीतीश कुमार के कहे में था, वो जेडीयू अब नहीं है। जेडीयू बहुत सिंबॉलिक है, जो जिसको नीतीश कुमार
नीतीश कुमार को बीजेपी एक सिंबोलिज्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। सिंबोलिज्म के तौर पर इसलिए कि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नीचे की कम्युनिटी से, पिछड़ों की कुर्मी। कम्युनिटी से, कुर्मी जी। समाज से, तो और जाति जनगणना का उन्होंने पूरा का पूरा वो आर्किटेक्ट रहे हैं उस पूरे नारे के। जो तो बीजेपी बिहार के चुनाव तक नीतीश कुमार को मसीहा बनाकर रखेगी। बिहार में जिस दिन मतदान खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद से नीतीश कुमार की उपयोगिता बीजेपी के लिए खत्म हो जाएगी। आने वाले, क्योंकि उनकी उम्र भी नीतीश कुमार की है और उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी परमिट नहीं करेगी। और जो बेसिक आरोप रहा है जो सुशील कुमार मोदी जी ने लगाया था कि ये नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए इसलिए सरकार बीजेपी के साथ साथ छोड़कर कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, तो उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं बन सकते। तो नीतीश कुमार के जो खुद के एम्बिशंस हैं वो भी अब एक अलग किस्म की तिरंगे वाले एम्बिशंस हैं, जो उसमें सक्रिय राजनीति अब नहीं है। एक जो ब्लैकमेल की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति, या अपने लिए मतलब आपका सरकार गिराने की क्षमता अब उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में नहीं है। अब बिहार में जो सारे सूत्र हैं वो बदल गए हैं। अब बीजेपी अब नीतीश कुमार के दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ नीतीश कुमार के पुतले को सामने रख के कर रही है। ये है वो कि भाई उनको रखें, नहीं तो मैसेज गलत चला जाएगा बिहार की पॉपुलेशन में, खासकर पिछड़े लोगों में। तो एक तो मुद्दा ये है। तो नीतीश कुमार का रोल लिमिटेड है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या नायडू वो के सामने नहीं कोई नहीं ऐसा नहीं नहीं, चैलेंज नायडू आ वगैरह सकता है? का नायडू का कोई रोल नहीं। नायडू का नेशनल पॉलिटिक्स में रोल नहीं है बिल्कुल। उनको पैसे चाहिए, राजधानी बनाने के लिए, अमरावती के लिए पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए, और वो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, जो पूरा का पूरा केंद्र का प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनना भी नहीं चाहते, दिल्ली का उनका वो जो रोल नहीं है, और वो सपोर्ट देते रहेंगे। वो मतलब वो सपोर्ट की कीमत वसूल करते रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर ये है। क्योंकि मोदी का साथ छोड़ के वो राहुल के साथ आकर क्या हासिल करेंगे, ये मुद्दा है ना कि भाई छोड़ तो दें साथ, पर उनको मिलेगा क्या। तो जी। इसलिए नायडू का कोई मैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानता नहीं हूँ। कहीं कहीं कोई ये संभावना देखते हैं कि 75वें पर प्रधानमंत्री मोदी पद छोड़ ही दें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे अपने तौर पर, और वो कमज़ोर हो गए हैं काफ़ी मोदी। और आप उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने पर देख रहे हैं, उसके थकान देख रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण अवसरों पर, विदेश यात्राओं पर होते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है उसमें बड़ी चर्चा ये है कि उनको अमेरिका से निमंत्रण मिलता है कि नहीं मिलता है। जो ट्रम्प साहब के कि इसी महीने इनॉग्रेशन। इनाग्रेशन है उनका उसमें। और लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जयशंकर को अमेरिका भेजा ही इसलिए गया है कि वो निमंत्रण प्राप्त करें। और जो शुरू में खबरें आई थी अमेरिका से, स्पॉन्सर्ड खबरें थी कि ऑफिशियल थी कि ट्रम्प ने चीन के प्रधानमंत्री को, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया, और लोगों को, पुतिन को बुलाया, पर अभी मोदी जी का नाम नहीं है। तो वो एक बड़ा एम्बेरसमेंट, अगर मोदी जी वहाँ और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और मोदी जी नहीं होते हैं, तो बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट मोदी जी के लिए होगा, बहुत ज़बरदस्त बड़ा होगा। और उसमें एक बड़ा कारण भारत की जो चीन के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है, पुतिन के साथ जो बढ़ती जा रही है, उसको भी माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी जी कमज़ोर काफ़ी हो गए हैं।
और आने वाले दिनों में और कमजोर होंगे। और आरएसएस दूसरा, उन पर इतना दबाव नहीं डाल सकता कि वो पद छोड़ दें। आरएसएस दबाव नहीं डालेगा, आरएसएस इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा बीजेपी के अंदर कि मोदी जी आइसोलेट होंगे, और हो रहे हैं पूरी तरह से। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव है बीजेपी का, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि कौन बनता है। आपने देखा कि प्रोसेस चालू हो गई है नीचे से ऊपर बढ़ने की। तो नड्डा जी अब बहुत लंबे समय तक रहेंगे नहीं, रह भी नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं रह सकते। ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट रहेगा बीजेपी के लिए कि जो अगली लीडरशिप है, क्योंकि वो फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाएगा, जनरल सेक्रेटरीज होंगे, स्टेट के लोग होंगे, स्टेट प्रेसिडेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो उसमें हमने देखा कि जैसे महाराष्ट्र में आखिरकार जो इन्होंने कहा वही हुआ, जो आरएसएस चाहता था कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वही बने। इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो क्लाउट है वो कमज़ोर तो हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया। पर मैं एक जो चीज़ पहले भी कहता रहा हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी को ये 2029 के पहले हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो जरूरी है कोई विकल्प के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करना, सेकंड मैन को, अल्टरनेट लीडर को, उसकी छवि बनाना या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कायम करना बीजेपी में और संघ में, वो अभी दूर दूर तक उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा ये कि मोदी जी के कद का या स्टेचर का जो पॉलिटिशियन है बीजेपी में, मोदी जी ने कभी अपने कद के किसी आदमी को उभरने ही नहीं दिया। जैसे नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो उनके समकक्ष या इंदिरा गांधी के समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो पाता था। एग्जैक्टली वही स्थिति है कि ये मोदी जी ने बीजेपी का उस तरह से कांग्रेसीकरण कर दिया है जो किसी समय नेहरू और कांग्रेस इंदिरा के ज़माने में थी। तो इसलिए एक जो बड़ा क्रूशियल टाइम है मुकेश जी, ये 2025 का जो है, बहुत अलग किस्म का मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें बहुत सारी चर्निंग होने वाली है, और वो चर्निंग जो है हमारे यहाँ की पूरी इकोनॉमी को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। विदेशों से बहुत सारे लोग बाहर आएंगे वापस, अमेरिका में जो चल रहा है H1B को लेकर जो चल रहा है, और इतने बच्चे लौटेंगे, जॉब्स की प्रॉब्लम है, महंगाई को लेकर जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली। रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी बदले हैं नए। और क्या पता बिहार चुनाव अगर हार जाए एनडीए तो एक हाँ, दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो सकती है। तो बिहार चुनाव हार जाए, बिहार चुनाव हार जाएं और दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएं, तो केजरीवाल का जीतना विपक्ष के लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, कांग्रेस के लिए हो सकता है, पर वो एनडीए के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि जो मोदी जी को या एनडीए को जो चुनौती है वो नए सिरे से वो खड़ी खड़ी होगी। होगी। जी, ये है पूरा का पूरा मामला। तो जी। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं मुकेश जी, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा टाइम का संकट है, और और हम घटना लोग इस क्रम पर बहुत बात सारा। करते रहेंगे, हम लोग इस पर जी। बात करते रहेंगे। और वैसे भी 365 दिन खुली किताब होते हैं, पता नहीं किस दिन कौन सी तहरीर लिखी जाएगी, कौन सा किसान आंदोलन खड़ा होगा, कौन सा छात्र आंदोलन खड़ा होगा, कहाँ क्या हिंसा भड़क उठेगी, और अब सारी चीजों को। नहीं, देखिए किसान आंदोलन चला, सब हुआ, इतनी शहादतें हुई, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, पर बीजेपी जीत गई हरियाणा में। मराठा आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में, इतनी चीजें हुई, पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को उस इलाके से मिली। ये जो हम लोगों का, या हम लोग जो डिबेट करते हैं उसमें एक जो फैक्टर हम मान के चलते हैं लगभग कि ये चीज़ें
चुनाव को पलट देंगी या ये हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाल के जो अनुभव हैं वो बता रहे हैं कि जो रियलिटीज़ हैं इलेक्शंस की या पॉलिटिक्स की, वो थोड़ी सी हमारे अनुमानों से मेल नहीं खा रही हैं। वो कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को भी और मशीनों को भी, चुनाव की जो वोट गिनने वाली मशीन है उनको भी। तो जी इसलिए और अब तो जो सबसे बड़ा फैक्टर ये तय होगा कि कभी हमको ये पता चले कि ट्रम्प जो है वो मोदी जी के खिलाफ हैं, वो चाहते ही नहीं कि मोदी जी बने रहें, तब आप क्या करेंगे? जो जिनको आप कभी कहते थे कि ट्रम्प जिगरी जो यार। है, ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार वाले मोदी जी, तो अचानक वो मोदी जी नज़रों से अमेरिका से खिसक गए। तो हमें पता ही नहीं है कि हम मोदी जी को ये मान रहे हैं कि संघ नहीं चाहता है, और हमको पता चले कि अमेरिका नहीं चाहता है बाद में, या पूरा जो पूरा संघ परिवार तो यही चिल्ला रहा है तो कि डीप इन्वेस्टर नहीं स्टेट चाहता हटाना है। चाहता है। आप देखिए कि शेयर मार्केट में जो आपने पिछले दिनों अगर नोटिस किया हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टर्स को घाटा हुआ। 11 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं देश में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 11 करोड़ बहुत होते हैं, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें पर फैमिली के हिसाब से अगर देखें तो जो अर्निंग क्लास है या मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो पूरा का पूरा इकॉनमी जो है वो मतलब आपने एक मोदी जी के बारे में सवाल पूछा, तो बात देखिए कि अडानी इस समय जो संकट फेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, जगह जगह से विड्रॉ करना पड़ रहा है उनको, वो असल में मोदी जी का विड्रॉल है। ये है, मतलब आपको अगर नटशेल, जी अब जी जैसे मालदीव्स के बारे में आपको क्या पता चला? जो बिल्कुल। लेटेस्ट है वो यही पता चला ना सरकार कि बदलने की कोशिश। मीटिंग वहां हुई मालदीव्स में, जिसमें वहाँ की सरकार को गिराने की बात हुई, और उस गिराने की बात के पीछे ये कि मालदीव्स चीन की गोद में जा रहा है, और वो एक्सपोजर हो रहा है। वो वॉशिंगटन पोस्ट में उसका खुलासा होता है सबसे पहले, ये अंग्रेजी अखबारों में, अमेरिकी अखबारों में। तो अमेरिकी अखबारों में ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के पहले इतने दिनों बाद ये क्या टाइम बम है क्या, कि जो आपको किस समय इस्तेमाल करना है बिल्कुल पूरी की पूरी चीज। हम लोग, मतलब मैं अपने बारे में तो ये मानता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझता नहीं हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, पर मैं मतलब दावे के साथ नहीं कह सकता। इसलिए ये बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है पॉलिटिक्स की, और ये फ्लूइड सिचुएशन जो है ये अ, हमारी राजनीति को और खासकर हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को अब प्रभावित करने वाली है 2025 में। जी। हम दिसंबर तक जब ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, तब हमको लगेगा कि हाँ, वास्तव में 2024 तक का एक पीरियड अलग था, 25 उसमें एक सेंट्रल पॉइंट है, और फिर 26, 27, 28 एक अलग साल है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अ, क्लोजली वॉच बारीकी से करना पड़ेगा। वॉच जी करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, जी, इस जी, जी, दिलचस्प बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। के लिए थैंक यू, आपका थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, थैंक यू, नमस्कार।